गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो भाई, अध्याय नंबर 1 देख रहे थे जिसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। और पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था भाई कुपोषण के बारे में देखा था, संतुलित भोजन के बारे में देखा था, फिर प्रोटीन कुपोषण की बात की थी, विटामिन कुपोषण की बात की थी। आज हम बात करेंगे खनिज कुपोषण की। तो हेडिंग डाल लीजिए खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। हेडिंग डालिए खनिज कुपोषण। देखो खनिज कुपोषण होता क्या है। जैसे हमने पिछले पार्ट में बात की थी प्रोटीन कुपोषण की, विटामिन कुपोषण की, इसी प्रकार से इनकी भी परिभाषा हो जाएगी। भाई पोषण में यदि लंबे समय तक एक या अधिक खनिज तत्वों की कमी चल रही है, एक या अधिक खनिज तत्वों की क्या चल रही है, कमी चल रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, खनिज कुपोषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खनिज कुपोषण हो जाएगा। यदि पोषण में लंबे समय तक एक या अधिक खनिज तत्वों की कमी हो तो उसको क्या बोल सकते हैं, खनिज कुपोषण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खनिज कुपोषण। तो परिभाषा लिख लीजिए इसकी। जब किसी पोषण में लंबे समय तक, जब किसी पोषण में लंबे समय तक, जब किसी पोषण में लंबे समय तक किसी एक या अधिक खनिजों की कमी हो तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, खनिज कुपोषण कहते हैं। अब देखो हम बात करेंगे प्रमुख खनिज तत्वों की। प्रमुख खनिज तत्व इनके स्रोत एवं कार्य। आगे लिख लीजिए प्रमुख खनिज तत्व, इनके स्रोत एवं कार्य। प्रमुख खनिज तत्वों की बात करेंगे, इनके स्रोत देखेंगे कौन कौन से स्रोत हैं और इनके कार्य देखेंगे भाई। ठीक है, तो एक सारणी बनानी पड़ेगी आपको, किताब में दे रखी है ना, वो इधर तो लिख लेंगे, इधर तो लिख लीजिए तत्व का नाम। क्या लिख लेंगे, तत्व का नाम लिख लेंगे। फिर आगे लिखिए स्रोत इनके। क्या लिखेंगे, स्रोत। प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं वो लिख लेंगे। इधर इनके कार्य लिख लेंगे भाई। देखो भाई बात करेंगे, ये सारणी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा करता था, अब की बार भी पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तो देखो बात करेंगे इनकी तत्वों की। 3 तत्व पूछ लिया करता है। 3 नंबर में क्या कर लिया जाता था, 3 तत्व पूछ लेता था और उनके प्रत्येक के कार्य लिखाता था। ठीक है, 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता था। तो इनके कार्य और उनके स्रोत याद रखने हैं। पहला तत्व लिख लिए सोडियम। पहला लिख लीजिए सोडियम। सोडियम जो तत्व है, इसके स्रोत देखेंगे भाई, ये कहाँ से प्राप्त होता है। स्रोत देखेंगे तो इसके स्रोत लिखे, नमक से प्राप्त होता है ये, मांस, मछली, अंडे, दूध। नमक, मांस, मछली, अंडे, दूध आदि से प्राप्त होता है। तो ये इसके स्रोत हैं। सोडियम कहाँ से प्राप्त होगा, नमक खाने से, मांस को खाने से, मछली खाने से, अंडे खाने से और दूध पीने से आपको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम प्राप्त होगा। ये कार्य क्या करता है भाई, ठीक है, मांसपेशियां संकुचन और तंत्रिका आवेश संचरण को संतुलित बनाना
क्या करता है, देखो मांसपेशियां संकुचन तंत्रिका आवेग संचरण, मांसपेशी संकोचन तंत्रिका आवेग संचरण को संतुलित बनाने, ये इसके कार्य हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात करेंगे पोटेशियम की। किसकी बात करेंगे भाई, पोटेशियम की। देखो भाई पोटेशियम तत्व है, ये कहां से प्राप्त होता है, लिखो इसके स्रोत लिखो, सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थों से, सभी खाद्य पदार्थों से ये प्राप्त होगा। ठीक है। फिर बात करेंगे दूध, दूध से भी, हरी सब्जियां, अंडे से भी प्राप्त होता है, अंडे, इनसे क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम प्राप्त होता है। और इसका कार्य भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है भाई, यही होते हैं जो मांसपेशी संकुचन तंत्रिक आवेग संचरण, ये इसी का कार्य होता है। ठीक है। दोनों के कार्य क्या हैं, समान है, दोनों को कार्य क्या है भाई, समान है। तीसरी बात करेंगे हम कैल्शियम की बात करेंगे भाई। कैल्शियम, देखो भाई कैल्शियम जो तत्व होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत लिख लीजिए। दूध लिखो, दूध अंडे, हरी सब्जियां, दूध अंडे हरी सब्जियां, ये कैल्शियम के स्रोत हो जाते हैं। इसके कार्य लिखो, विटामिन डी के साथ, कार्य लिखेंगे इसके, विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों मजबूती प्रदान करना। ठीक है भाई। देखो भाई विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, किसका कार्य, ये कैल्शियम का कार्य हो गया ये। अब बात करेंगे आगे फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे, फास्फोरस। देखो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस जो तत्व होता है इसके स्रोतों की बात करेंगे। लिखो दूध हरी सब्जियां, दूध हरी सब्जियां, बाजरा से भी, अभी सर्दियों में आप बाजरा खाते हैं ना, बाजरा से सूखे मेवे आदि से ये प्राप्त होता है। दूध हरी सब्जियां बाजरा सूखे मेवे आदि से प्राप्त होता है। इसका कार्य लिखेंगे, देखो जो कैल्शियम का कार्य होता है वही इसका कार्य होता है, दोनों का कार्य समान होता है। वही विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, दोनों के कार्य समान है। देखो इसके दोनों के कार्य समान, इन दोनों के कार्य समान, ये बात समझ में आ रही ना भाई, इसका कार्य क्या होगा, समान होगा। सही है क्या है। यहाँ तक एक बार आप उतार लीजिए, फिर दो तत्वों की ओर बात करेंगे। तो ये 4 तत्व हो गए हैं। 5वां तत्व लिखिए आप, लौह तत्व है। लौह तत्व है। 5वें की बात करेंगे किसकी,
लौह तत्व। देखो लौह तत्व कहाँ से प्राप्त होगा, लिखो दूध, गाजर, दूध, गाजर, गुड़, दही, गुड़, दही, अंडे, मांस, अंडे, मांस, रक्त, रक्त, दूध, गाजर, गुड़, दही, अंडे, मांस, रक्त, इन सभी में क्या कौन सा तत्व होता है, लोहा तत्व होता है। कौन सा होता है भाई, लोहा तत्व होता है। सही बात है। इन सब में कौन सा तत्व पाया जाता है, दूध, गाजर, गुड़, दही, अंडे, मांस, रक्त, इन सभी में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा तत्व पाया जाता है। और ये कार्य क्या करता है, देखो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो देखो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट ऐसे भी कि रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है, कौन सा तत्व करता है, लोहा तत्व करता है। ठीक है। विटामिन डी के साथ हड्डियों को मजबूती प्रदान कौन सा करता है, आप लिख सकते हैं कैल्शियम या फास्फोरस, कोई सा भी। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको। तो लिखो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है भाई, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है ये कार्य। ठीक है। लास्ट बात करेंगे आयोडीन की। किसकी बात करेंगे भाई, आयोडीन, जो हमारा नमक होता है, आयोडीन। ठीक है भाई, आयोडीन देखो कहाँ से प्राप्त होगा, नमक से प्राप्त होगा, नमक से, समुद्री भोजन से, नमक से, समुद्री भोजन से प्राप्त होगा, हरी पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त होगा, हरी पत्तेदार सब्जियों से, हरे पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। जामुन से भी प्राप्त होता है ये, जामुन से, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जामुन से कौन सा तत्व प्राप्त होता है, आयोडीन। कौन सा होता है, आयोडीन, याद रखेंगे। आयोडीन, काला नमक, लवण, ये इम्पोर्टेंट है भाई। नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, जामुन, काला नमक और लवण, इन सभी से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडीन। और ये इसका कार्य भी इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्टली कई बार पूछा गया है कि आयोडीन का क्या कार्य होता है, ये ऐसे पूछ ले। थायराऑक्सिन हार्मोन्स होता है, उसके निर्माण में कौन सा तत्व काम में आता है, आयोडीन आता है। तो लिख लो थायराऑक्सिन, थायराऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये थे देखो प्रमुख खनिज तत्व एवं इनके स्रोत थे। तो आपको ये इनके ज़्यादातर तो देखो कैसे स्रोत ही पूछ लेता है, और ज़्यादातर ये कार्य आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्य आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रत्येक के कार्य आपको याद होनी चाहिए। भाई आपको पूछ ले देखो कि मांसपेशियां संकुचन एवं तंत्रिका आवेक्षण में कौन से तत्व का काम में आता है, तो कौन सा तत्व काम आता है, सोडियम तत्व काम आता है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, कौन सा, पोटेशियम और फास्फोरस, दोनों काम में लिए जाते हैं। ठीक है भाई, सॉरी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों काम में लिए जाते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लोह तत्व के द्वारा। किसके द्वारा, लोह तत्व के द्वारा। आयोडीन का कार्य क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा था आपका, खनिज कुपोषण था। क्या था भाई, खनिज कुपोषण। तो बात समझ में आई खनिज कुपोषण की। एक बार इसे नोट कर लीजिए आप जल्दी से।
आप देख लीजिए भाई आगे, ये आपके कुपोषण कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे जल की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई, जल की बात करेंगे। देखो, और जल में भाई पीने वाला जल कैसा होता है, जो दूषित जल होता है वो क्या है, इससे क्या हानि हो सकती है, पीने वाले जल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इन सभी की बात करेंगे अब आगे। आगे हेडिंग डालेंगे, देखो आगे हेडिंग डालेंगे पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण। आगे हेडिंग डालो पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण। देखो ऐसे जो चैप्टर होते हैं ना, ऐसे चैप्टर में क्या आता है कि जैसे पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से उठा उठा के क्वेश्चन पूछ लिया करता है। ऐसे जो चैप्टर होते हैं तो क्वेश्चनों के आधार पर मैं नोट्स लिखाता हूँ अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हेडिंग डाल लीजिए पीने योग्य जल के गुण। क्या डालेंगे, पीने योग्य जल के गुण। अब देखो बात यह है कि जो पीने वाला पानी है इसके कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो जो पीने वाला जो पानी होता है वो रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए और स्वादहीन होना चाहिए। मतलब उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं होना चाहिए। ये तीनों नहीं है तो वो कैसा जल है, पीने योग्य जल है। क्या है भाई, पीने योग्य जल है। समझ में आ रही बात। दूसरी बात यह है कि जो पीने वाला पानी होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा घुली होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या आपको। अरे जो पीने वाला जो जल होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या घुली होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। तीसरा कारण है कि जो पीने वाला जो पानी होता है उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। पीएच क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य कारण है इसके, जो पीने योग्य जल हैं उसके 3 मुख्य कारण तो मैंने बता दिए हैं। कौन कौन से बताए भाई। देखो पीने वाला ये जल होता है वो कैसा होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए और स्वादहीन होना चाहिए। मतलब उसमें किसी प्रकार की गंध, रंग और स्वाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, पीएच बढ़ाया था ना आपको दैनिक जीवन में रसायन लेसन नंबर 5, उसमें पीएच बढ़ाया था आपको। तो इसकी जो पीने वाला जल होता है उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। पीने वाला जो जल होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार की कंडीशन है तो वो जल कैसा कहलाएगा, पीने योग्य कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, पीने। तो 1 नंबर लगा के लिख लीजिए आप, पहला नंबर लगा के लिख लीजिए पीने योग्य जल, पीने योग्य जल, पीने योग्य जल रंगहीन, पीने योग्य जल रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन। पीने योग्य जल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है भाई, पीने योग्य जल है वो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा लिखो पीने योग्य जल, पीने योग्य जल, पीने योग्य, पीने योग्य जल का पीएच संतुलित, संतुलित होना चाहिए। पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। तीसरा कारण लिख लो, पीने योग्य जल में, तीसरा लिखो पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में, पीने योग्य जल में, पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन,
गुली पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गुली होनी चाहिए। और एक कारण और लिख लीजिए आप, एक कारण और लिख लीजिए, पीने योग्य जल में, पीने योग्य जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो ये कारण है पीने योग्य जल के गुण हैं। भाई पीने योग्य जल होगा तो इसमें ये चार कारण हैं कि पीने वाला जल है रंगीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, स्वादहीन होना चाहिए। पीने योग्य जल का पीएच क्या होना चाहिए भाई? संतुलित होना चाहिए। पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। और चौथा कारण है कि पीने योग्य जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। अब हेडिंग लगाइए जल का महत्व। हेडिंग लगा लीजिए जल का महत्व। जो जल है इसके महत्व देखेंगे। जल का महत्व, देखो भाई आप क्या लिखेंगे? जल के महत्व। हेडिंग डालिए जल के महत्व। देखो भाई जो जल होता है इसके क्या महत्व हैं वो बात करेंगे ना। देखो जल के क्या महत्व हैं कि शरीर की, जो शरीर हमारा, शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्रियाएं, शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्रियाएं किनसे होती हैं? जल के द्वारा ही होती हैं। किन के द्वारा होती हैं भाई? जल के द्वारा। पहला पॉइंट क्या बताया कि शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्रियाएं किन के द्वारा होती हैं? जल के द्वारा ही होती हैं। ठीक है भाई। और पर्याप्त मात्रा में जल के पीने से जो हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रही बात? पर्याप्त मात्रा में जल के पीने से क्या होता है कि हमारे जो शरीर में हानिकारक पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि पर्याप्त मात्रा में जल पीने से हमारे शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है भाई। तो ये कुछ मुख्य कारण है। पर्याप्त मात्रा में जल पीने से हमारे को सर्दी, जुकाम और फेफड़ों की बीमारियां नहीं होती हैं। अगर आप बराबर पानी पीते हैं तो आपको संक्रमण जैसी बीमारियां, जैसे फेफड़ों की बीमारियां या सर्दी जुकाम, ऐसी बीमारियां नहीं लगेंगी। दूसरा कारण है कि शरीर की जो सभी उपापचय क्रियाएं वो भी जल के द्वारा ही होती हैं। तो जल महत्व है कि नहीं है? दूसरी बात कि जल के पीने से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर की वो भी क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है। एक नंबर लगा के लिख लीजिए इसमें पहला पॉइंट लगा के लिख लीजिए, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। दूसरा लिख लो, जल पीने से शरीर में रहने वाले हानिकारक, जल पीने से शरीर में रहने वाले हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।
बाहर निकल जाते हैं। जल पीने से शरीर में रहने वाले हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तीसरा कारण लिख लो, शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल के रहने से शरीर में चुस्ती एवं ऊर्जा बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है भाई। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहते हो तो हमारे शरीर में क्या बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। चौथा कारण लिख लीजिए, लिख लो, पर्याप्त मात्रा में जल पीने से फेफड़ों में संक्रमण की बीमारियां आंत की बीमारियां सर्दी जुखाम जो अभी ज़्यादा लगेंगी, सर्दी में ज़्यादा लगती है ना सर्दी जुखाम, तो सर्दी जुखाम से कैसे बचें, पर्याप्त मात्रा में आप जल पीते रहें, सर्दी जुखाम नहीं लगेगी। सर्दी जुखाम जैसे रोग नहीं होते हैं। तो ये जल के महत्व थे, क्या थे भाई, जल के महत्व थे, आप इन्हें नोट करें। जल के महत्व थे, देखो 4 महत्व आपको लिखा दिए गए हैं। उपापचय, शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। जो शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सभी जल के द्वारा संपन्न होती हैं। जल पीने से शरीर में रहने वाले हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल के रहने से शरीर में चुस्ती एवं एनर्जी बनी रहती है। पर्याप्त मात्रा में जल से पीने से फेफड़ों में संक्रमण की बीमारियां, आंत की बीमारियां, सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं। तो ये क्या थे भाई, जल के महत्व थे। अब बात करेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल होता है ना, जो खराब जल होता है, उसके दुष्प्रभाव देखेंगे भाई, उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आगे। डाल लीजिए हेडिंग, दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। देखो भाई, दूषित जल होता है, उसके दुष्प्रभाव देखेंगे, उनसे क्या क्या हमारे को लॉस हो सकता है वो देखेंगे। ठीक है भाई, तो देखो 1 नंबर लगा के लिखेंगे, पहला पॉइंट लगा के लिखेंगे, इसमें हेडिंग डाल लिया,
पहला पॉइंट लगा के लिखें, दूषित जल में अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीव, दूषित जल में अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीव, अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा कृमि देखो, दूषित जल में अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन कौन से? जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा कृमि आदि होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो पानी के साथ ऐसे लिखेंगे, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि भाई दूषित जल में अनेक हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे बात की विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा कृमि, और इनसे क्या हो जाता है, ये हमारे शरीर में पानी के साथ प्रवेश कर जाते हैं और इनसे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, दूषित जल से वायरल संक्रमण, दूषित जल से वायरल संक्रमण हो सकता है, दूषित जल से वायरल संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां होती हैं। देखो भाई, दूषित जल से वायरल संक्रमण होता है। क्या होता है? वायरल संक्रमण होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है भाई, तीसरा कारण लिखेंगे इसका, और ध्यान रखेंगे तीसरा ही कारण है
ये इसी का ही कारण है। और इसमें एक मुख्य रूप से एक रोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख्य रूप से एक रोग पढ़ेंगे, उस रोग के बारे में पढ़ेंगे। और वो रोग पूछ लेता है, 2019 की बात है, वो रोग पूछा गया था। ठीक है, 2019 में ये रोग पूछा गया था। तो तीसरा ही पॉइंट लगाएंगे, इसी का ही है वो, इसमें लिखना है आपको, इसी का दूषित जल का दुष्प्रभाव ही है, लेकिन उसको इधर लिखेंगे हेडिंग के रूप में, तीसरा नंबर लगा के। ठीक है, तो लिखो बाला या नारू रोग, उसको बोला जाता है बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग इसी में लिखेंगे तीसरा ना, बाला या नारू रोग। देखो भाई, इसका रोग जनक होता है भाई, ये किसके कारण उत्पन्न होता है ना, रोग जनक, उसको सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि बाला या नारू रोग किस रोग जनक के कारण उत्पन्न होता है, तो उसका नाम याद रखेंगे। तो लिखो इसका रोग जनक डेकनकुलस मेंडिनेसिस। इसका रोग जनक डेकनकुलस मेंडिनेसिस, इसका रोग जनक डेकनकुलस, ये नाम लिख लेंगे, इसका रोग जनक का नाम है, इसका रोग जनक डेकनकुलस मेंडिनेसिस नामक कर्मी होता है, नामक कर्मी होता है। इसका रोग जनक डेकनकुलस मेंडिनेसिस नामक कर्मी होता है। ठीक है, अभी इसी रोग के बारे में लिख रहे हैं नीचे, है ना, इसी में कंटिन्यू लिखते जाएंगे, इस रोग के बारे में लिखेंगे, लेकिन ये इसका भी कारण है। ठीक है भाई, लिखो कंटिन्यू। इसकी मादा, किसकी मादा? डेकनकुलस मेंडिनेसिस, इसकी मादा ना, इसकी मादा अपने अंडे, इसकी मादा अपने अंडे जल में देती है, इसकी मादा अपने अंडे जल में देती है। किस में देती है भाई? जल में देती है, जल में देती है। इस दूषित जल का उपयोग करने से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है भाई? रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जल को उबालकर या छानकर पीना चाहिए। ऐसी स्थिति में जल को उबालकर या छानकर पीना चाहिए। ठीक है भाई, उबालकर या छानकर पीना चाहिए। देखो अब आप आगे बात करेंगे मोटापा की। किसकी बात करेंगे? मोटापा की। देखो भाई, उससे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो हमारा ये कोर्स है 40% आपका लेस हो चुका है, 60% लेस अभी आपके लिए बचा है। तो आप 60% को अध्ययन करके आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप जो भी आपको अभी करवाए जा रहे हैं वो चैप्टर अच्छी तरह से देखें, जो चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं वो भी देखें। लेकिन मैं बता दूं, जैसे आपको चैप्टर 10 नंबर ये आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, 11वां भी कुछ पूरा पढ़ा दिया है, उसमें कुछ ही आएगा, तो आपको उनमें हटाना नहीं है, जैसे लिखे हैं तो लिखने दे, कोई दिक्कत नहीं हमारी नोट्स कॉपी में, क्योंकि जो पढ़ लिया वो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, आगे वाली क्लास में आप लोगों को काम आएगा।
और ऐसे बहुत से चैप्टर हैं, जैसे 7वां लेसन और 8वां लेसन आपके हटा दिया गया है, लेकिन ये दोनों लेसन क्या थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप अगर जाके आगे अगली क्लासों में 11वीं और 12वीं में साइंस लेंगे तो ये दोनों ही चैप्टर क्या हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों चैप्टरों को पढ़ा भी देंगे, क्योंकि अगली क्लास के लिए क्या आपको लोगों को अच्छा रहेगा, क्योंकि बेस अगर क्लियर नहीं है तो आगे आप क्या पढ़ेंगे। दोनों ही लेसन अच्छे लेसन है, केमिस्ट्री के लेसन है दोनों, 7वां और 8वां अच्छे लेसन है, तो वो भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे बाद में टाइम रहेगा तो। लेकिन सबसे बड़ा फोकस हमारा क्या है, 60% पर। कहाँ पे है, 60% पर। जो भी आपके 60% में आते हैं, जैसे 40% में लेसन नंबर 7वां, लेसन नंबर 8वां, लेसन नंबर 10वां, लेसन नंबर 13वां और लेसन नंबर 17वां और 16वां और 17वां और लेसन नंबर 20वां, ये आपके हटा दिए गए हैं। क्या कर दिए गए भाई, हटा दिए गए। तो आपको इनको तो एक बार नहीं देखना, हमारा कोर्स में नहीं है। आपको 10वीं के लेसन में आपको देखना है, जो 60% बचा है उसको मुख्य रूप से आपको देखना है और वो आपको तैयार करना है और अच्छी तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। तो आप फुल तैयारी में लग जाएं। अभी आपके पास समय भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप ये माने कि बोर्ड की एग्जामें तो लग रहेंगे, चाहे स्कूलें खुलें या ना खुलें, लेकिन बोर्ड की एग्जामें लगेंगी, चाहे कभी भी लगी आपकी लगेंगी। ठीक है, तो आप ये अपना जो दिमाग में कीड़ा है ये निकाल देंगे कि भाई बोर्ड की एग्जामें नहीं लगेंगी, हमारे को 11वीं क्लास में कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बोर्ड की जो भी एग्जामें हैं, जैसे 10वीं और 12वीं, तो इनकी एग्जामें लगेंगी, चाहे कभी भी लगी, लेकिन एग्जामें लगेंगी। तो आप अपनी मेहनत करते रहें और अपने पढ़ाई में लग जाएं। धन्यवाद।